एकादश स्थान में सूर्यदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं एकादश स्थान में भावानुसार अगर आपके सूर्यदेव हो तो किस तरह के फल हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर जी बोलते हैं कि भावानुसार अगर सूर्य आपके एकादश स्थान में हो तो मनुष्य धनी होता है। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में सूर्य द्वादश स्थान का स्वामित्व होता है, क्योंकि इनकी खुद की सिंह राशि द्वादश स्थान में विराजित होती। तो उसके अनुसार अगर द्वादश स्थान का स्वामी अगर एकादश स्थान में विराजित हो तो होरा पाराशर कहती है कि द्वादश स्थान का स्वामी अगर लाभ भाव में हो, मतलब व्यय भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में हो तो आदमी हमेशा हानि उठाता है। अब दोनों विपरीत बातें, तो फलों को किस तरह से समझे। काल पुरुष की कुंडली अनुसार बोला जाता है कि धनी होगा, और कन्या लगन वालों के लिए सूर्य द्वादश स्थान का स्वामित्व लेके एकादश स्थान में है तो हानि उठाएगा। तो चलिए, इतनी देर की बातें पुस्तकों अनुसार थी। अब विभिन्न वर्ग कुंडलियों के द्वारा क्या देखने को मिलता है, बाकी पुस्तकों का गहन अध्ययन करने से अलग अलग चैप्टर में सूर्य को किस तरह से समझ सकते हैं, वो सब चर्चा करते हैं। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, सूर्य आपके पिता का भी कारक है, सूर्य आपकी विल पावर इम्यूनिटी का भी कारक है। सूर्य से जो भी चीजें देखी जाती है उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आपके अंदर इम्यूनिटी कैसी है। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, जो साइंस लैंग्वेज में बोला जाता है डॉक्टरों के द्वारा, कि आपके अंदर स्वास्थ्य की कितनी अच्छी संभावनाएं है, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य होता है, दशम का भी होता है, पिता का भी कारक है, आत्म तत्व का भी कारक है, जिसको बोला जाता है कि आत्मा हमेशा अपने परमात्मा की तरफ अग्रसर होने की कोशिश करती है, लेकिन भौतिक शरीर के बंधनों की वजह से या कर्मानुबंध या कुंडली के अनुसार ऋणानुबंध की वजह से वो एक जगह में आपके शरीर में ही सुप्त अवस्था में सोई हुई रहती। कैसे जगाया जाए? विभिन्न माध्यम है, कथा, कीर्तन, भागवत कथा, मंत्र जाप, अपने विचारों को सुचितापूर्वक रखना, भावों को अच्छे विचारों से ओतपोत रखना, वो एक अलग मैटर है, वो अध्यात्म का मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि सूर्य सबसे ज्यादा अध्यात्म का कारक है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपको ये बताती है कि आप किसी के साथ भेदभाव मत करो, आप केवल अपने लाभ के लिए कार्य मत करो, सबका हित और सबका लाभ सोचो। अब एकादश स्थान में बैठा हुआ सूर्य देव कर्क राशि यानी जल तत्व की राशि में एक बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ अग्नि तत्व से संबंध रखने वाला ग्रह अगर बैठता है तो मानसिक प्रताड़ना या मानसिक टेंशन, जो अंग्रेजी वर्ड है टेंशन, हम इसको थोड़ी अलग भाषा में ट्रीट करते हैं कि टेंशन एक नॉर्मल वर्ड हो गया है, जिसको सुनने से इतना कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये टेंशन हो रखा है। हमको आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, केवल भक्त और संतों को छोड़ के, जो ये बोले कि हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं है। तो ये टेंशन जो है ना, ये भावनात्मक रोग है एक तरह का, और उसकी वजह से हर आदमी दुखी है। सब कुछ होते हुए टेंशन है, कुछ नहीं हो तो भी टेंशन है। अच्छा स्वास्थ्य है तो कुछ भोगों की प्राप्ति के लिए टेंशन है, और अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो रोगों से लड़ने में टेंशन है। तो यह आपकी भावनात्मक लगावों में तकलीफ देता है। क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि कर्क राशि आपकी काल पुरुष की कुंडली अनुसार चतुर्थ स्थान का स्वामित्व प्राप्त करती है। जब चतुर्थ स्थान का स्वामित्व प्राप्त करने वाली राशि जब एकादश स्थान में बैठती है तो भोगों की मात्रा को जरूरत से ज्यादा बढ़ाती। फिर इंसान स्वार्थी होता है, अपने लिए हर चीज चाहिए उसको, किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं होता है।
इसलिए बोला जाता है कि एकादश स्थान का स्वामी अगर एकादश स्थान में विराजमान हो तो आदमी भोगी होता है, या दूसरे द्वितीय स्थान का स्वामी, पंचम स्थान का स्वामी, चतुर्थ का, दसम का, ये सब जब एकादश स्थान में जाके बैठते हैं तो आदमी पूरी तरह भौतिक जीवन से सुखी होता है लेकिन भोगी होता है। टेंशन फिर भी खत्म नहीं होती है। अब द्वादश स्थान का स्वामी अगर एकादश स्थान में विराजित हो तो भौतिक दृष्टि से यह देखा जाता है कि ऐसे इंसान अपने जन्म स्थान से दूर जाके प्रोग्रेस करते हैं, स्थायी निवास भी बना सकते हैं। जीवन का अंतिम समय अधेड़ावस्था के बाद में कुछ विशेष प्रोग्रेस होती है अगर सूर्य हो तो, क्योंकि सूर्य की उम्र आपकी शारीरिक दृष्टि से तो शुरुआत से शुरू होती है, लेकिन कर्मों के अनुसार सूर्य का फल अगर देखा जाता है तो आपने अपने जीवन में 40-50 साल तक किस तरह के अच्छे या बुरे कर्म किए, उसके अनुसार आपका आभा मंडल विकसित होता है लास्ट समय में। आपने बहुत से बुजुर्गों को देखा होगा जिनका आभा मंडल बहुत सुंदर होता है, देखने का जी करता है, उनके पास बैठने की इच्छा होती है, उनके ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है। बहुत से ऐसे इंसान भी जो जैसे जैसे उम्र ढलती है उनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी, वो केवल भौतिक दृष्टि से भोग विलासों में लिप्त रहते हुए और कुछ इस तरह की भावनाएं उनके अंदर पैदा हो जाती है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप इतने भोगी, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा आपका भोग का कार्यक्रम, तो फिर वो सूर्य आपको कोई अच्छे फल नहीं देगा। द्वादश स्थान का सूर्य आपको बहुत लंबी यात्रा करवाता है अगर एकादश स्थान में हो, क्योंकि अपने स्थान से द्वादश हो जाता है। अब जीवन की भी लंबी यात्रा हो सकती है, आपके कर्मों की लंबी यात्रा हो सकती है। आप अपने जन्म स्थान को छोड़ के बहुत दूर अपना आवास बना सकते हैं, विदेशों में भी बस सकते हैं। कर्मानुबंध अगर अच्छे हुए हैं आपने अपने भावानुसार अपने हृदय में हमेशा सबके लिए भला सोचा है अपने जीवन में, तो ये सूर्य आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्रदान करता है। समाज में हो, गांव में हो, देश में हो, बहुत अच्छी तरक्की इस सूर्य के द्वारा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ सूर्य देव पंचम स्थान यानी मकर राशि, शनिदेव की राशि, पूर्ण दृष्टि से देखता है। सूर्य देव पुत्रों के कारक नहीं है, लेकिन अच्छे आध्यात्मिक पुत्र उनके कारक है। खासकर एक पुत्र या दो पुत्र, संतानें पिता से ज्यादा प्रोग्रेस करती। अब बाकी ग्रहों के ऊपर या प्लेसमेंट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन पंचम स्थान से दृष्टि देने से आपके अंदर का जो सूर्य तत्व है, आत्म तत्व है, उसको कुछ जागृत करने की कोशिश करती, आपकी जठराग्नि को प्रबल बना सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आपके कुछ चक्रों का भेदन करने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है, या कुछ ऐसा कोई मार्ग आपको मिल सकता है ज्ञान के द्वारा कि अपने शरीर के ऑर्गन को और ज्यादा इम्यून कर सके, पुष्ट कर सके। कुछ ऐसी शक्तियां आपके अंदर हो सकती, क्योंकि सूर्य उसी के कारक है, ग्रहों के राजा है। अब ग्रहों का राजा जब लाभ स्थान में बैठता है, आपके उस स्थान पे बैठता है जो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, तो आपकी हर इच्छा को पूर्ण नहीं करेगा। जहां पे स्वार्थ की भावना आएगी वहां पर सूर्य देव इतना ज्यादा कोई अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन जहां पर भावना आएगी लोक हित की, सबके हित की, पूरे परिवार के, समाज के, जैसी हैसियत है वैसी हित के अनुसार अगर आप अपना जीवन गुजारते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। ऊपर शरीर में रोग हो सकते हैं,
लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर में होती है लड़ने की, किसी भी तकलीफ से जो फाइट करने की जो प्रवृत्ति या वो इच्छाएं या वो इम्यून सिस्टम जो बॉडी में होना चाहिए, वो बहुत अच्छी मात्रा में डेवलप होता है। द्वादश स्थान का स्वामी एकादश में बैठा है तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, कुछ समय लगे। चंद्रमा का व्यक्तित्व या प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, किस तरह के भाव में विराजित है और किस तरह के अंशों पे विराजित है। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य देव यहां पर आपके नवमांश कुंडली में कौन से स्थान पे जाके विराजता है और नवमांश कुंडली का लग्न क्या होता है। यह बहुत कुछ एक्चुअल में फल क्या मिलेगा वो देखने से समझ में आएगा, क्योंकि नवमांश कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली सब कुछ डिपेंड करती है ज्योतिष में। केवल एक लग्न कुंडली के अनुसार अगर आप ये सोचते हैं कि हम पूरा इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं, तो शायद बहुत मुश्किल है। और शायद नहीं बोल के मुश्किल है, डायरेक्ट बोल सकते हैं ये बात। क्योंकि लग्न कुंडली प्रथम दृष्टि से हम लोग अनजान किसी आदमी से मिलते हैं तो उसके आभा मंडल को देख के, शारीरिक कपड़ों को देख के, उसके माता पिता का नाम देख के हम लोग उसके बारे में जज कर लेते हैं कि आदमी अच्छा है या बुरा है। लेकिन हकीकत कहानी उसके पास थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं वो क्या कर रहा है, तब थोड़ा सा पता चलता है। मतलब सूर्य कुंडली। उसके बाद में कुछ समय बिताते हैं, फिर समाज में उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, पूछते हैं और थोड़ा समय उसके आसपास घूमते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, या हो सकता है साल भर भी। क्योंकि इतना जल्दी भीतर की बातें समझ में नहीं आती है इंसान के जब तक आप क्लोज नहीं हो। एकदम क्लोज होने से अंदर से बातें निकल के पता चलती है, वो है चंद्र कुंडली। मतलब लग्न कुंडली से ज्यादा प्रभावी है चंद्र कुंडली। और उसके बाद में प्रभाव आता है सूर्य कुंडली का, जिसमें आपका ये देखा जाता है कि आप किस तरह के खानदान में, किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता का हैसियत या अस्तित्व कैसा है। और फिर इन तीनों को देखने के बाद में जब यह समझ में आता है कि आदमी कुछ ऐसा है, और उसके बाद में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इनके साथ किस तरह का संबंध रखना है। अब संबंध में आप क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, शादी करने के लिए सोच सकते हैं मेल फीमेल की एक दूसरे के साथ, या परिवार में किसी के साथ। तब फिर जरूरत पड़ती है आपकी नवमांश कुंडली की, कि ये जो नजर आ रहा है क्या वैसा ही है। कि मान लीजिए कि आपकी कन्या लग्न की कुंडली हो, नवमांश अनुसार भी आपका लग्न कन्या ही आता है, तो क्या सूर्य देव, अब कुंडली लग्न राशि अनुसार तो वर्गोत्तमी हो गई, सेम लग्न आ गया, तो सूर्य देव कौन से लग्न में जाके विराजमान होता है, कौन सी राशि में जाके विराजमान होता है, कौन से स्थान पे प्लेस होता है, उसके अनुसार फिर आपको देखना पड़ेगा। ये हकीकत में सूर्य जो एकादश स्थान में बैठा हुआ है, वो अपनी राशि से नवमांश कुंडली में कौन से स्थान में जाता है, त्रिकोण में जाता है, केंद्र में जाता है, या फिर 6ठे, 8वें, 12वें में जाता है। तब आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी कि ये जीवन में करेगा क्या, भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा सूर्य के द्वारा। क्योंकि बाकी और भी ग्रह है, अकेला सूर्य आपकी जीवन यात्रा को संपूर्ण नहीं करता है। और बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि जिसकी कुंडली में भी अगर सूर्य कमजोर होगा तो उसका चंद्रमा जरूर स्ट्रांग होगा। दोनों ग्रह कभी भी किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर नहीं होते हैं। जिनकी कुंडली में दोनों ग्रह कमजोर है उनका जीवन बहुत मुश्किलों से गुजरता है, बहुत मुश्किलों से। मतलब जो आप बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान न तो ज्योतिष में ध्यान देता है न कोई और, मतलब क्योंकि उसकी अपनी आम जरूरतें जो परिवार का पेट भरने के लिए उसको करनी है वही उससे कंप्लीट नहीं होती, तो बाकी चीजों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। अगर कुछ भी प्रोग्रेस या अच्छे परिवार में किसी जातक का जन्म हुआ है,
और थोड़ा बहुत भी अगर ठीक है, चाहे परिवार से चाहे खुद के कर्मों के द्वारा, तो उसका सूर्य या चंद्रमा दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं, या दोनों में से एक जरूर स्ट्रांग मिलेगा। या तो आत्म तत्व उसका स्ट्रांग मिलेगा, या फिर उसका मन का जो कंडीशन है वो स्ट्रांग मिलेगा, कि एक बार जो सोच लिया, जो ठान लिया, उसी के पीछे लग गया जब तक उसको प्राप्त नहीं किया। ये है मन की कंडीशन, जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। अब चंद्रमा हो सकता है आपकी कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, लेकिन अगर चंद्रमा स्ट्रोंग है तो भी जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। फिर आदमी भौतिक सुखों के संसाधन में अपने समय को ज्यादा व्यतीत करता है। लेकिन अगर सूर्य स्ट्रोंग है तो भौतिक जरूरतों को तो कंप्लीट करता ही करता है, उसके प्रति धीरे धीरे उसके भाव जो है वो कम होते जाते हैं। सब कुछ है पास में, फिर भी कुछ और खोजता है। वो भौतिक संसाधनों में या सुख के पीछे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को कम करना शुरू कर देता है, कुछ और चीज आध्यात्मिक चीजों की तरफ अग्रसर होता है, ध्यान साधना की तरफ जाता है, या कोई भागवत या भक्ति की तरफ जाता है। वो किसी भी धर्म में हो सकता है, कोई भी पंथ हो, धर्म हो, किसी के, वो नेचुरलिटी के नजदीक रहने की कोशिश करता है, वो एकांत खोजता है, वो पशु पक्षियों के पास रहने की कोशिश करता है, वो कुछ सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्यों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। ये सूर्य का प्रभाव है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।